सादर अभिनंदन वंदन प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख करके अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प दोष की, कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष की। सिर्फ काल सर्प दोष पर ही चर्चा नहीं है, चर्चा आप थंबनेल में देख करके यह भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के विचारों पर भी चर्चा है। ज्योतिष को वेदों में वेद का नेत्र कहा गया है और कालसर्प दोष भी उसी जन्म कुंडली के अधीन बनता है। और वर्तमान में वेद के प्रकांड पंडित, वेदांत के प्रकांड पंडित आचार्य प्रशांत जी, जो यूट्यूब पर काफ़ी चर्चित हैं, हमारी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। उनके जो विचार हैं कालसर्प दोष पर, थोड़ा चर्चा उस पर भी है। आपने थंबनेल में जो तस्वीर देखी है वह उन्हीं के एक वीडियो की है। मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, न कर रहा हूँ, परंतु अपने विचार रखना भी हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है। क्योंकि ज्योतिष को कहीं अन्यान्य नहीं आया है, ज्योतिष भी वेदों से आया है और वेद के पंडित हैं आचार्य जी। तो इस वीडियो में, जिस वीडियो का आप थंबनेल देख रहे हैं, उनका वीडियो तो मैं नहीं चला सकता, कॉपीराइट का मामला बन सकता है, लेकिन इस वीडियो में उनसे एक महिला पूछ रही है काल सर्प दोष के बारे में कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, परिवार ने ऐसे पूजा कराई वैसे पूजा कराई और मैं जब असफल मेरा जीवन होता है, मेरे जीवन में बाधाएं हैं, तो उन्होंने एक सिरे से नकार दिया कि काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं। उन्होंने सिर्फ काल सर्प दोष को ही नहीं नकारा, इस वीडियो में उन्होंने ज्योतिष के उस मूल सूत्र को, सिद्धांत को नकारा है जो कहता है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इस वीडियो में उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, एक कप लेकर के, कि इस कप का प्रभाव तो हम पर पड़ता है, लेकिन ग्रह इतनी दूर हैं कि उनका प्रभाव हम पर शून्य है। जबकि हमारा पूरा ज्योतिष ग्रहों के प्रभाव का ही अध्ययन करता है और लोगों पर प्रभाव दिखता भी है। जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थितियाँ होती हैं वैसा दिखता भी है, लोग परेशान होते हैं। तो फिर आचार्य जी ने क्यों कहा, कैसे कहा, वह हमारा विषय नहीं है। हमारा सिर्फ यह विषय है कि हम आपको बताएं कि काल सर्प दोष होता क्या है और कैसे, किन परिस्थितियों में बनता है, किस तरह का बनता है और इसका उपाय क्या कुछ है और प्रभाव क्या है। तो सामने मित्रों आपके कुंडली है। ये कुंडली में 12 ग्रह हैं, 12 घर है और 9 ग्रह होते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में यह लग्न है, लग्न। अब इन 12 ग्रहों में राहु कहीं भी बैठ जाए, मान लीजिए राहु यहीं बैठ जाए, राहु यहीं बैठ जाए, तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ होगा। ज्योतिष कहता है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हो जाएं, 9 7 ग्रह बाकी, तो कालसर्प दोष बनता है। अब बीच का मतलब क्या हुआ, तो देखिए राहु की चाल जो है बकरी होती है, ऐसे आती है, केतु इधर को जाता है, जबकि सारे ग्रह, अन्य ग्रह ऐसे चलते हैं और राहु ऐसे चलता है। तो मान लीजिए राहु इधर से आ रहा है, इधर आपकी कुंडली में कहीं भी हो उसकी चाल तो ऐसे ही होगी और बाकी ग्रह कहीं हो इसकी चाल ऐसी होगी। तो अगर यहाँ से के बीच में यहाँ तक में सारे ग्रह हो जाएं, क्या सारे ग्रह, सारे ग्रह, सारे ग्रह इस बीच में हो जाएं तो कालसर्प दोष बनेगा, बनेगा? नहीं बनेगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। लेकिन यही अगर सारे ग्रह यहाँ हो जाएं, सारे ग्रह, अगर सारे ग्रह इसमें मिला करके हो जाए तो कालसर्प दोष बनेगा। क्यों? क्योंकि राहु इधर को आ रहा है और सारे ग्रह उधर जा रहे हैं, तो ग्रह की सारी ऊर्जा राहु के अंदर जा रही है।
राहु के अंदर जा रही है। अब राहु के बारे में कहा जाता है, जो विज्ञान कहता है, हम भी कहते हैं कि राहु छाया है, राहु कोई ग्रह नहीं है। तो छाया राहु किस चीज की है? राहु छाया है। तो चंद्रमा पृथ्वी की गति करता है, आप जानते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, आप यह भी जानते हैं। तो यह पृथ्वी जहाँ घूमती है, मान लीजिए कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ, तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ चंद्रमा का पथ पृथ्वी के पथ को काटेगा। जहाँ चंद्रमा का पथ पृथ्वी के पथ को काटेगा, वही बिंदु राहु है। एक बिंदु राहु, नीचे का कटान बिंदु केतु। अब जो कटान बिंदु होगा तो वह निश्चित ही एक ऊर्जा का बड़ा क्षेत्र होगा। जहाँ दो पथ कटते हैं तो वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह ऊर्जा ही राहु है। बाकी सारे ग्रहों की ऊर्जा उसी राहु के अंदर चली जा रही है, तो कालसर्प दोष हुआ। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह हुई कि अब इसका प्रभाव क्या हमेशा निगेटिव ही आता है या कितना निगेटिव आता है? तो मित्रों, राहु के बीच में जब राहु की मुख की तरफ सारे ग्रह जा रहे होंगे तो प्रभाव तो निगेटिव आएगा, लेकिन किस तरह का आएगा? वह राहु की स्थितियों में कि राहु किस भाव में, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ 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 कहाँ बैठा है, और किस राशि में, किस ग्रह की राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, राहु का बल कितना है, और जो ग्रहों की ऊर्जा उसके अंदर जा रही है उसका बल कितना है। सारी चीज़ों के मूल्यांकन के बाद ही दुष्प्रभावों का आकलन किया जा सकता है, और किया जाता है, विधि यही है। हालांकि वास्तविकता यह भी है कि कालसर्प दोष के नाम पर बाजारू ज्योतिषियों ने जनता को डराया और डरा करके लूट भी की। यह विषय भी अपने जगह पर है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कालसर्प दोष न तो नकारने का विषय है कि होता ही नहीं, और न तो डरने और लूट करने का विषय है। होता है, दुष्प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब सारे ग्रहों की ऊर्जा जा रही है राहु के अंदर, तो अब जैसा राहु होगा वैसा वह प्रभाव देगा, क्योंकि जब ऊर्जा उसके अंदर जा रही है तो प्रभाव भी वही देगा। आप समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा ले रहा है सारे ग्रहों की, तो प्रभाव तो वह देगा। अब उसकी स्थिति कैसी है, विषय यह है। अगर उसकी स्थिति ठीक है, उस पर कुछ शुभ ग्रहों की प्रभाव पड़ रही है, मान लीजिए लग्न में राहु बैठा है, ठीक, और पंचम में बैठे हैं यहाँ गुरु, तो गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। अब गुरु की भी ऊर्जा राहु में जा रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी राहु पर है। और मान लीजिए यह लग्न हो गया धनु, यह लग्न हो गया धनु, गुरु का ही लग्न। अब लग्न में राहु और लग्न पर गुरु की दृष्टि, तो इस कालसर्प दोष का विचार कुछ दूसरी तरह से होगा। अब मान लीजिए यही शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की नहीं पड़ रही है, गुरु की नहीं पड़ रही है, शनि यहाँ बैठेंगे तो शनि की दृष्टि पड़ जाएगी इस स्थिति में। और लग्न धनु ही है, लग्न धनु ही है, तब क्या प्रभाव होगा? तब दूसरा प्रभाव होगा, चूंकि शनि स्वयं विष है और राहु भी विष है, और लग्न पर शनि की दृष्टि है, तो प्रभाव दूसरे हो जाएंगे। मान लीजिए अब यह लग्न धनु न हो करके तुला हो जाए, तुला शुक्र का लग्न और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तब प्रभाव दूसरा हो जाएगा। राहु वही है, कालसर्प दोष तो होगा, प्रभाव दूसरा हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि कालसर्प दोष को इनकार करना मूर्खता है, इनकार नहीं किया जा सकता, उसका प्रभाव होता है। और जिनके जीवन में है प्रभाव, वह भली भांति समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव उन्हें मिल रहा होगा। हाँ, यह डरने का विषय नहीं है, न यह बर्बाद होने लूट करने का विषय है। यह विषय है कुछ उपायों का, और उपाय कोई बहुत बड़े महंगे नहीं हैं। मैं क्या उपाय सुझाता हूँ? कालसर्प दोष जिस भी कुंडली में बन रहा हो, राहु केतु जिस भी भाव में, जिस भी राशि में बैठे हों,
तो अमूमन कालसर्प दोष शांति की व्यवस्था है, जो वैदिक व्यवस्था है उसमें क्या कैसे कराते हैं वह एक अलग विषय है। अगर किसी को उससे संतुष्टि है तो कराए, लेकिन मैं वैज्ञानिक विधि की बात करता हूँ। मान लीजिए राहु लग्न में है या किसी भाव में है, कालसर्प दोष बन रहा है। अब मेरी पद्धति यह है कि पहले मैं विचार करूंगा कि राहु के पास कितना बल है, राहु किस भाव में बैठा है, जिन ग्रहों की ऊर्जा राहु तक जा रही है उनमें कितना बल है, राहु पर किस ग्रह की दृष्टि है, तद अनुसार उन ग्रहों की, जिन ग्रहों से निगेटिव प्रभाव आने वाला है उनके विशेष जाप द्वारा, विशेष हवन विधि द्वारा हम एक यंत्र का निर्माण करेंगे। और वास्तविक इलाज यंत्र ही है। क्यों? क्योंकि यंत्र वो होगा जो आपके शरीर में रहेगा। दुष्प्रभाव आपके मन पर आ रहा है, मन शरीर में है। किसी भी ग्रह का अच्छा प्रभाव या दुष्प्रभाव आएगा तो मन पर ही। आप इस बात को मानते हैं? मानना भी पड़ेगा। और मन आपके शरीर से ही जुड़ा है। तो जब तक आपके यंत्र से, शरीर से, क्योंकि शरीर भी एक यंत्र है, यह शरीर हमारा आपका कुछ अन्य नहीं है, यह एक बहुत बड़ा यंत्र है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अगर पूरे शरीर के अवयवों के अनुसार कोई फैक्ट्री कारखाना लगाया जाए तो कई वर्ग किलोमीटर में कारखाना लगेगा। तो यह शरीर एक यंत्र है। अब इसके साथ जब कुछ व्यवस्था जुड़ेगी तब तो जो इसमें निगेटिव प्रभाव आ रहा है वह दूर होगा। तो मेरी विधि यही है कि हम अगर कालसर्प दोष बन रहा है कुंडली में, तो विशेष उपायों द्वारा जो ग्रह निगेटिव दे रहे हैं, जो ग्रह, मान लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है राहु पर, लेकिन गुरु निर्बल है राहु से। अब एक तो राहु का बल भी, गुरु का बल भी राहु में चला जा रहा है, और गुरु निर्बल भी है। और राहु अगर लग्न में है और नवम में गुरु है तो राहु की भी दृष्टि गुरु पर है। तो गुरु को बलवान करना पड़ेगा, राहु को निर्बल करना पड़ेगा, तब तो कालसर्प दोष का उपाय होगा। तो कालसर्प दोष से न डरें और न तो इनकार करें, क्योंकि आपकी कुंडली में है अगर, तो प्रभाव से आप परिचित होंगे। हाँ, उपाय करें, वह भी वैज्ञानिक उपाय करें। लूटे नहीं, बर्बाद न हो, यह संदेश मेरा भी है। डरे नहीं, यह संदेश मेरा भी है। लेकिन अगर इनकार कर दिए तो आप उपाय भी नहीं करेंगे और फिर जीवन भर उस प्रभाव से जूझते रहेंगे। थोड़ी सी बात हम आचार्य प्रशांत जी पर कर लेते हैं। बड़ी अच्छी शैली है बोलने की, एक पूरा सिस्टम उनके साथ लगा है। आईआईटी मुंबई से निकले हैं, तो पूरा आईआईटी वर्ग उनके साथ है, सभी अपने को वैज्ञानिक ही मानते हैं। लेकिन अगर उनके पूरे वीडियो को आप देखें तो गोल गोल घूमता हुआ उनका वक्तव्य होता है, कोई दिशा स्पष्ट नहीं होती। मैं इनकार नहीं कर रहा उनका, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, परंतु आप संदेश दे रहे हैं तो संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप मूर्तियों को मानने की भी बात करते हैं, न भी मानने की बात करते हैं। आपका एक विषय मोक्ष होता है, आचार्य जी का एक ही विषय मोक्ष है। अब हमारा बाल परिवार घर दुखों में, अभावों में जूझता रहे और हम मोक्ष की साधना करते रहें, क्या हमें मोक्ष मिलेगा? आप समझिए, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी बीवी अभावों में जूझते रहें और आप मोक्ष की साधना करते रहें, और उनका भी तो वही है कि संस्था को डोनेट करिए, उनकी किताबें खरीदिए। तो व्यापार तो वो भी कर रहे हैं और ज्योतिषियों पर आरोप लगाते हैं कि वे व्यापार कर रहे हैं। भाई, व्यापार तो सभी कर रहे हैं इस संसार में। व्यापार भी ईश्वर की ही रचना है, ईश्वर की ही व्यवस्था है। बिना व्यापार के यह संसार चल भी नहीं सकता। तो जब आप भी व्यापार कर रहे हैं, ज्योतिषी भी व्यापार ही कर रहा है, मैं भी व्यापार ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ करूँगा तो कुछ खर्चे होंगे, कुछ लागतें आएंगी, मेरा भी जीवन है, कुछ प्रॉफिट भी चाहिए। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप संस्था के नाम पर डोनेशन मांग रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं। और जब आप ज्योतिष का इनकार कर रहे हैं तो या तो यह कहिए कि ज्योतिष वेद का विषय नहीं है, वेद में ज्योतिष नहीं है। जिन रुद्र के पाठों की बात की जाती है रुद्राभिषेक में, वह वेद में नहीं है। और अगर है
तो फिर आप किस आधार पर उनका इनकार करते हैं। फिलहाल मेरा विषय उनका क्रिटिसिज्म करना नहीं, मेरा विषय यह संदेश देना था कि अगर आपकी कुंडली में है काल सर्प दोष तो कैसे है। तो जब तक राहु और केतु के मध्य में उसकी गति के अनुसार, गति को मैं बता चुका हूँ, अगर सारे ग्रह होंगे तो काल सर्प दोष बनेगा। मान लीजिए कोई ग्रह बाहर है तो वह ग्रह तो मुक्त हो गया, लेकिन बाकी ग्रहों की ऊर्जा तो राहु में जा रही है, तो जिसे आंशिक काल सर्प दोष कहते हैं वह भी बनता है। कुछ विद्वानों ने आंशिक काल सर्प दोष को नकार दिया, लेकिन मैं नहीं नकारता, क्योंकि जो ग्रह राहु के मुख की तरफ जा रहे हैं अपनी गति में, तो उनकी ऊर्जा तो क्षीण होगी, निश्चित होगी, क्योंकि राहु छाया है और सारी ऊर्जा आपकी छाया, यानी छाया का मतलब एक ब्लैक होल मान लीजिए। मैंने बताया कि राहु पृथ्वी के पथ और चंद्रमा के पथ का कटान बिंदु है, तो वहाँ एक ब्लैक होल निर्माण हो रहा है और सारी ग्रहों की ऊर्जा उसी में जा रही है। तो अगर आपकी कुंडली में है ऐसा तो दो ग्रह ही सही, अगर दो ग्रहों की ऊर्जा भी राहु के अंदर जा रही है तो उस ऊर्जा को राहु अवशोषित कर रहा है। अब एक विधि से आप उस अवशोषित की हुई ऊर्जा से राहु को ऐसा बना सकते हैं कि वह ऊर्जा का प्रभाव राहु देने लगे और तब बहुत अच्छा प्रभाव आएगा आपके जीवन में। लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, बिना व्यवस्थाओं के कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा जो संदेश था इस विषय वीडियो के माध्यम से कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो कुंडली को देखें, दिखवाएं, काल सर्प दोष की विधि को समझें, उसकी व्यवस्था को समझें, उसके चरित्र को समझें कि किस तरह का काल सर्प दोष है, और तद अनुसार आप अगर मेरे से संपर्क करते हैं तो मैं आपके लिए एक यंत्र का निर्माण करता हूं, जिससे निश्चित ही काल सर्प दोष का प्रभाव दूर होगा। परिणाम आपको 108 दिनों में दिखेगा। बाकी अन्य आप कोई व्यवस्था करते हैं वह आपकी इच्छा है, मैं किसी को बाधित नहीं कर रहा हूँ, बाध्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझें जरूर कि काल सर्प दोष है क्या। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर मेरा संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।